अब तक की क्लास में हमने ऐसे पढ़ा है कि विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, सांद्रता पर पढ़ा था हमने, खूब सारी बातें की थी, हेनरी का नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं वाष्पदाब। वाष्पदाब को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें मान लो कोई शुद्ध विलायक भर रखा है। शुद्ध विलायक का मीन क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का मीन क्या हुआ, इसमें किसी दूसरे विलय को हमने मिक्स नहीं किया है। अगर मान लो मैं इस विलायक में विलय को मिक्स कर देता हूं तो विलयन का निर्माण हो जाता है। फिलहाल हमने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ले रखा है। अब देखना, इस प्योर सॉल्वेंट में दो प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं। दो प्रकार के अणु कौन कौन से, एक तो ये अणु जो कि इसके स्थूल भाग में प्रेजेंट है। हमने ऐसे बात की है, कोई भी पदार्थ हो उसके दो भाग होते हैं। जैसे मान लो इसका ये जो बाहर वाला एरिया होता है वो सरफेस कहलाता है, और जो अंदर बाकी भाग बच गया वो स्थूल भाग कहलाता है। यानी दो भाग होते हैं, एक पृष्ठ भाग और दूसरा स्थूल भाग। इस कंटेनर में शुद्ध विलायक बना हुआ है। यहां पर दो प्रकार के अणु उपस्थित हैं। दो प्रकार के अणु कौन कौन से, एक ये अणु जो कि इसके स्थूल भाग में प्रेजेंट है, और दूसरा जो अणु सतह पर उपस्थित है, यानी सरफेस पे प्रेजेंट है। अभी जो स्थूल भाग वाला अणु है, जाहिर सी बात है इसके चारों ओर इसी विलायक के यानी सेम अणु प्रेजेंट होंगे। ये जो स्थूल भाग वाला अणु है इसके चारों ओर शुद्ध द्रव है, एक ही प्रकार के अणु, यानी कि इसी द्रव के अणु प्रेजेंट होंगे। देखना, इसका मतलब इस पे जो बल लगने वाला है वो बिल्कुल बैलेंस फोर्स लगने वाला है, संतुलित बल एकदम। क्यों? क्योंकि देखना, इधर मान लो कोई मॉलिक्यूल है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल उधर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो जो बैलेंस है वो नेट बैलेंस से वो जीरो हो जाएगा। इस पे जो बल लगता है, स्थूल भाग के अणुओं पे जो बल लगता है वो नेट फोर्स जीरो लगता है। इसका मतलब इस पे संतुलित बल लगता है। लेकिन जो सरफेस के अणु है इसके नीचे तो अणु प्रेजेंट है लेकिन ऊपर अणु प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो नीचे वाले अणु होंगे इसको अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। इसका मतलब जो सतह पर अणु उपस्थित होंगे उन पे असंतुलित बल लगता है, अनबैलेंस फोर्स लगता है। इनपे जो स्थूल भाग में प्रेजेंट होंगे उन पे संतुलित बल लग रहा है, और जो सतह पर उपस्थित अणु है उन पे असंतुलित बल लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स। फिर वाष्पन में क्या होता है, एक्चुअली वाष्पन में ये होता है, ये जो अणु होते हैं वो अपनी सतह को छोड़कर यहां से उड़ जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। अनबैलेंस फोर्स के कारण तो ये मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं आते, ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन कोई द्रव वाष्पशील प्रकृति का होता है या अवाष्पशील प्रकृति का होता है, वो डिपेंड करता है उसकी नेचर पे। जैसे मान लो दो लिक्विड लेता हूं मैं, एक पेट्रोल और दूसरा पानी, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल है वो जल्दी वाष्पित हो जाता है, जो पानी है वो थोड़ा सा धीरे वाष्पित होता है। मान लो मैं और कोई लिक्विड ले लूं, वहां ऐसा हो सकता है पानी जल्दी वाष्पित हो रहा हो, दूसरा लिक्विड धीरे वाष्पित हो रहा हो। ये वाष्पशील प्रकृति का होगा कि अवाष्पशील प्रकृति का होगा, वो किसी लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। इस लिक्विड में दो प्रकार के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो स्थूल भाग में प्रेजेंट है, संतुलित बल लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, और जो सतह पर उपस्थित है अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल लग रहा है, जो इनको नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन मान लो किसी लिक्विड में ऐसा होता है, अगर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो अनबैलेंस फोर्स से ज्यादा हो जाती है। किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल की अगर गतिज ऊर्जा अनबैलेंस फोर्स से ज्यादा हो जाती है, तो जो सतह पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो यहां से एस्केप हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर मान लो आपका कंटेनर खुला हुआ तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। अगर मान लो इस कंटेनर को आप क्लोज ले लो,
यानी बंद पात्र ले लो तो क्या होगा, जैसे मान लो इस पात्र को हमने बंद कर दिया तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो इस खाली वाले भाग में आ जाएंगे। ऐसा होगा यहां से मॉलिक्यूल वो स्केप हो रहे हैं, उड़ रहे हैं और उड़ के यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये वाला जो एरिया होता है, जो भाग होता है वो लिमिटेड होता है। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा जब यहां से मॉलिक्यूल पूरे के पूरे इस भाग को कवर कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, यहां से जितने मॉलिक्यूल एस्केप होंगे, मान लो यहां से 2 मॉलिक्यूल एस्केप होके यहां गए, तो यहां से क्या होगा 2 मॉलिक्यूल होंगे वो संघनित होंगे, कंडेंस होंगे और वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। देखना समझना क्या हो रहा है, मान लो 2 द्रव के अणु, द्रव अवस्था में जो अणु उपस्थित है, द्रव के अणु वाष्प प्रावस्था में बदल गए, तो वाष्प प्रावस्था से 2 अणु द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। हम ऐसा बोलेंगे यहां पर एक साम्य उपस्थित हो गया। साम्य में हम अच्छी तरह जानते हैं, साम्य एक गतिक प्रकरण होता है जिसमें नेट अभिक्रिया हमेशा 0 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 अभिक्रिया चल रही है, मतलब द्रव के अणु वाष्प प्रावस्था में बदल रहे हैं और उतने ही अणु वाष्प प्रावस्था से द्रव अवस्था में बदल रहे हैं। यानी एक टाइम ऐसा आएगा द्रव और वाष्प में साम्य स्थापित हो गया। अब देखना ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, जाहिर सी बात है वो आपस में भी टक्कर करेंगे और इस पात्र की दीवार से भी टक्कर करेंगे और ये जो लिक्विड है इसकी सरफेस से भी टक्कर करेंगे, आपस में भी कोलाइड करने वाले हैं। इसकी वॉल है, वॉल से भी कोलाइड करने वाले हैं, जो वाटर है उसकी सरफेस से भी कोलाइड करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल है या वाष्प प्रावस्था में जो अणु है वो जल की सतह पर एक दाब पैदा करेंगे, और जो दाब होता है इसका नाम वाष्प दाब होता है। तो देखना वाष्पन का मतलब क्या है, द्रव की सतह पर अणुओं का स्वतः वाष्प प्रावस्था में बदलना। स्वतः मतलब ये जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है। कहने का मतलब कोई द्रव वाष्पशील प्रकृति का है या अवाष्पशील प्रकृति का है वो उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम इसको हीट नहीं कर रहे, इस लिक्विड को हम गर्म नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो रहा कि हम गर्म कर रहे हैं तब जाके ये मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं। अगर मान लो आपको बॉइलिंग पॉइंट या कवचनांक ज्ञात करना हो तो जो प्रोसेस होती है वो बॉइलिंग वाली वो असंभव होती है, गर्म करने वाली। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है वो अपने आप हो रही है। अपने आप क्या हो रही है, इन लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है कि मान लो मॉलिक्यूल उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा हो गई अनबैलेंस फोर्स से, तो वो यहां से एस्केप होना शुरू कर देंगे। तो वाष्पन का मीन क्या होता है, द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं का स्वतः वाष्प प्रावस्था में बदलना। और वाष्प दाब साम्य अवस्था में मतलब द्रव और वाष्प दोनों में जब साम्य उपस्थित हो गया, ये देख रहे हैं यहां से मॉलिक्यूल वाष्पन हो रहा है, इवोपोरेट हो रहे हैं, और यहां से जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस हो रहे हैं, यानी संघनित हो रहे हैं, मतलब द्रव और वाष्प में साम्य उपस्थित हो गया। जब वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती हैं उस समय ये जो मॉलिक्यूल दाब पैदा करते हैं उसी का नाम होता है वाष्प दाब। तो साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये हमने बात की वाष्प दाब के बारे में। तो वाष्प दाब कुछ नहीं होता, साम्य अवस्था में ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, कैसा बोल सकता हूं, ये जो वाष्प प्रावस्था की मॉलिक्यूल है वो इस लिक्विड के सरफेस से टक्कर करेंगे, जाहिर सी बात है बल लगेगा, और बल बटा क्षेत्र के लिए क्या होता है, दाब। इसी का नाम क्या होता है, वाष्प दाब। अगला जो हेडिंग पढ़ रहे हैं हम वो है द्रव विलयन का वाष्प दाब। इसका मतलब एक बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है जिसमें 2 घटक हैं। जाहिर सी बात है, एक विलायक है और दूसरा विलय।
और विलायक भी द्रव अवस्था में है और विलेय भी है वो द्रव अवस्था में है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? हम अच्छी तरह जानते हैं विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस सिस्टम होता है। समांगी मिश्रण का मीन क्या हुआ? जिसका कंपोजिशन संगठन ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखना, मान लो ये जो द्रव द्रव विलयन है, इसके बाद में हम जब भी पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन में हम दो कंपोनेंट माने जाएंगे, एक ए और दूसरा बी। बी मान लो विलायक है और बी ए है, सॉरी विलायक है और बी को हम विलेय मान रहे हैं। तो क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ? आपका जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ? विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। कहने का मतलब मान लो विलयन का एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है, अगर ये दोनों भाग बिल्कुल सेम है, तो कहने का मतलब ये भाग और ये भाग सेम है, तो इसका संगठन समान होने वाला है। संगठन का मीन क्या हुआ? मान लो इस भाग में ए के 4 मॉलिक्यूल है और बी के 2 मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल अगर ये वाला भाग और ये वाला भाग बिल्कुल सेम है, तो यहां पर भी वही 4 मॉलिक्यूल है वो ए के होने वाले हैं और 2 मॉलिक्यूल है वो बी के होने वाले हैं। यही तो होता है जिसका संगठन समान होता है, यानी ये जो विलयन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, संगठन समान है। समांगी मिश्रण इसी को बोलते हैं, यानी विलयन के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, दो घटक ए विलायक को बता रहा है और बी विलेय को बता रहा है। हम ऐसा मान रहे हैं ए विलायक और दूसरा क्या है? बी विलेय। अब क्या होगा अगर मान लो आपके दोनों घटक हैं वही वाष्पशील प्रकृति के हैं, वाष्पशील प्रकृति के हैं, तो क्या होगा? ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो सतह पर अणु उपस्थित है, वो कौन सी अवस्था में जाएंगे? वाष्प अवस्था में जाएंगे, यानी यहां से ये इवोपरेट होंगे, वाष्पित होंगे। मान लो ऐसा मान रहे हैं ए के मान लो 4 में से 2 मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे आ गए, बी के यानी कि 4 में से 2, तो बी के 2 में से कितना आ गया? 1। हम ऐसा मान रहे हैं दोनों सेम वाष्पशील प्रकृति के हैं, तो ऐसा मान रहे हैं। देखो अब वो क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है जाहिर सी बात है वो इस पात्र की दीवार से टक्कर करेंगे और ये जो लिक्विड है इसके सरफेस से भी टक्कर करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक दाब पैदा होगा और इसी को क्या बोलेंगे हम? वाष्प दाब। देखना यहाँ पे 2 प्रकार के द्रवों के कारण दाब पैदा हो रहा है, एक ए के कारण और दूसरा बी के कारण। पी ए और दूसरा पी बी। पी ए क्या बोल रहा हूं मैं? घटक ए का आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब का मीन क्या हुआ? आंशिक का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब खुद का, मतलब यहां से अगर मान लो मैं बी को हटा लेता हूं तो जो दाब अकेला ए पैदा कर रहा है इसको बोल रहा हूं मैं घटक ए का आंशिक वाष्प दाब। अगर मान लो मैं ए को हटा लेता हूं तो फिर कौन बचेगा? बी। अकेला बी जो दाब पैदा करेगा उसको बोलेंगे घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। तो देखना पीए और पीबी। पीए क्यों? यहाँ पे 2 प्रकार के कंपोनेंट हैं, एक ए और दूसरा बी। दोनों के मॉलिक्यूल है वो वाष्प प्रावस्था में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब जो विलयन का कुल दाब आएगा ना पी बराबर वो क्या आने वाला है? पीए प्लस पीबी, यानी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस घटक बी का आंशिक वाष्प दाब दोनों के योग के बराबर आने वाला है। अब देखना हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? मान लो अगर मैं अकेले पीए की बात करूं यानी घटक ए के आंशिक वाष्प दाब की बात करूं तो मैं बिल्कुल ऐसे कह सकता हूं इस मॉलिक्यूल ए जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, ए जितनी ज्यादा मात्रा में होगा जाहिर सी बात है उसके मॉलिक्यूल सतह पर भी तो उतने ही ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ए जितनी ज्यादा मात्रा में होगा उसके मॉलिक्यूल इस सतह पर भी उतने ही ज्यादा प्रेजेंट होंगे। अगर सतह पर जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे वाष्प प्रावस्था में उतने ही ज्यादा अणु रहेंगे। अगर वाष्प प्रावस्था में उतने ही ज्यादा अणु रहेंगे जाहिर सी बात है इसका आंशिक वाष्प दाब यानी खुद का वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होने वाला है। अगर मान लो मैं द्रव की मात्रा को मोल भिन्न के पदों में पढ़ता हूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं पीए समानुपाती
अक्स ए, मतलब घटक ए का जो आंशिक वास्तविक दाब होता है ना, वो ए की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न मतलब खुद के मोल बट्टा टोटल मोल। मात्रा बताने का एक तरीका होता है मोल भिन्न। मोल भिन्न का मीन क्या होता है? खुद के मोल बट्टा टोटल मोल। सेम का सेम हियर आई कैन से पीवी समानुपाती होगा अक्स बी, यानी घटक बी का जो आंशिक वास्तविक दाब है वो किसके समानुपाती होने वाला है? घटक बी की मोल भिन्न के समानुपाती होने वाला है। ये जो नियम होता है इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं? और राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में, कहने का मतलब अगर मान लो दो लिक्विडों को मिक्स करता हूं, दोनों वोलेटाइल नेचर होते हैं, तो वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। हम घटक दो मान रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। ए सब मान रहे हैं विलायक और बी है वो विलेय है। पी मतलब विलयन का कुल दाब आ गया पीए। पीए का मीन क्या हो गया? घटक ए का आंशिक वास्तविक दाब, और पीबी क्या है? घटक बी का आंशिक वास्तविक दाब। जब कोई विलेय, और विलेय कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। जब कोई विलेय किसी विलायक, विलायक कौन सी अवस्था में है? द्रव में घुला हो, तथा दोनों घटक वाष्पशील, मतलब दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ऐसे बोल सकता हूं, घटक ए का जो आंशिक वास्तविक दाब उसको क्या बोल रहा हूं? पीए। तो घटक ए का आंशिक वास्तविक दाब इसको क्या बोल रहा हूं? पीए। घटक बी का आंशिक वास्तविक दाब इसको क्या बोल रहा हूं? पीबी। अतः विलयन का कुल दाब क्या आएगा? अतः विलयन का कुल दाब P बराबर क्या आने वाला है? पीए प्लस पीबी। क्यों? दो घटक है, एक ए और दूसरा बी, तो पी क्या हो गया? पीए प्लस पीबी। मान लो ए की जो मोल भिन्न है वो घटक ए की हम मान रहे हैं कि मोल भिन्न विलयन में कितनी है? अक्स ए। तो सेम कहानी घटक बी की जो मोल भिन्न है वो कितनी मान रहे हैं हम? अक्स बी। हम सोच रहे हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक ए और दूसरा बी। ए की मोल भिन्न अक्स ए है और जो बी की मोल भिन्न है वो अक्स बी है। घटक ए का आंशिक वास्तविक दाब हमने पीए माना है और घटक बी का आंशिक वास्तविक दाब हमने पीबी माना है। अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और राउल्ट का नियम तो पहली कंडीशन वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। कहने का मतलब विलयन में दो कंपोनेंट है और दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं।
विलायक वाष्पशील प्रकृति का, विलेय भी वाष्पशील प्रकृति का है। तो राउल्ट का नियम अभी हमने पढ़ा था। राउल्ट का नियम क्या होता है, जो कोई भी घटक होता है उसका आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के सीधा समानुपाती होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, वाष्पशील द्रवों के विलयन में वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक मतलब इंडिविजुअल खुद का, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसकी या उस घटक की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम क्या है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस घटक की विलयन में मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। कहने का मतलब कोई घटक का आंशिक वाष्प दाब, हमने अभी बोला था विलयन में कोई घटक जितनी ज्यादा मात्रा में होगा उसके मॉलिक्यूल विलयन में उतने ज्यादा प्रेजेंट होंगे, साथ सतह पर भी तो उतने ही ज्यादा प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब वाष्प प्रावस्था में भी उतने ही ज्यादा अणु उसके प्रेजेंट मिलने वाले हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल जब दाब पैदा होगा तो विलयन के कुल दाब में जो उसका पार्टिसिपेट है वो ज्यादा ही तो होने वाला है। वो कितना ज्यादा होने वाला है, उसके मोल भी जितने ज्यादा होंगे। मोल भी क्या होता है, खुद के मोल बट्टा टोटल मोल। अभी हमने बात की थी, अपने पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, एक ए और दूसरा बी। देखना घटक ए के लिए, इस प्रकार घटक ए के लिए अभी हमने बात की थी, कोई भी घटक होता है उसका इंडिविजुअल प्रेशर या आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। तो पीए समानुपाती क्या आ गया, अक्स ए, जाहिर सी बात है समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, स्थिरांक आएगा। तो पीए बराबर पीए नोट इनटू अक्स ए, और जो पीए नोट होता है ना वो क्या है, घटक ए का या द्रव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। वो कैसे है, सॉरी पीए समानुपाती पीए नोट इनटू अक्स ए। लेकिन अब पीए नोट में ऐसे बोल रहा हूं, मान लो कोई भी सॉल्यूशन उसमें दो कंपोनेंट है, एक ए और दूसरा बी, एक ए है और दूसरा बी, पीए और पीबी। तो पी बराबर क्या हो गया, पीए प्लस पीबी, और पीए बराबर क्या हो गया, पीए नोट इनटू अक्स ए। पीए नोट को क्या बोल रहे हैं हमने, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी जब केवल घटक अकेला घटक ए प्रेजेंट है, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसे बोल रहा हूं पीए नोट क्या है, क्या बोल रहा है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था का मीन क्या हुआ, अकेला ए प्रेजेंट है। अगर अकेला ए प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है उसकी मोल भिन्न भी तो एक होने वाली है। अगर मान लो मैं अक्स ए बराबर एक रखता हूं तो पीए बराबर क्या हो गया, पीए नोट, ये तो वो, तो ये तो पीए बराबर पीए नोट। अगर मैं एक मानूं तो पीए मतलब घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, यानी जो इंडिविजुअल है वो शुद्ध अवस्था के बराबर हो गया ना। क्यों, क्योंकि आंशिक वाष्प दाब मतलब खुद का वाष्प दाब, जब अकेला ए प्रेजेंट है तो शुद्ध अवस्था के बराबर ही तो हो गया। तो पीए नोट को क्या बोला हमने, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ऐसे मैं पीबी के लिए क्या बोलूंगा, पीबी बराबर पीबी समानुपाती अक्स बी, समानुपाती का चिन्ह क्या होगा, स्थिरांक आएगा, पीबी बराबर पीबी नोट इनटू अक्स बी, और पीबी नोट क्या है, घटक बी का शुद्ध अवस्था में
वाष्प दाब। अगर मैं विलियन के कुल दाब की बात करूं तो वो क्या आएगा, P बराबर PA प्लस PB। PA क्या है, PA नोट इंटू अक्स A प्लस PB नोट इंटू अक्स B। हम जानते हैं कोई भी विलियन होता है उसमें सभी घटकों के मोल भिन्न का योग होता है वो हमेशा क्या होता है, एक, यानी अक्स A प्लस अक्स B बराबर हमेशा कितना होता है, एक। तो यहां से मैं अक्स A बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस अक्स B। तो यहां पर मैं लिख दूं P बराबर PA नोट इंटू 1 माइनस अक्स B प्लस PB नोट इंटू अक्स B। तो यहां से क्या आ गया, P बराबर PA नोट माइनस PA नोट अक्स B प्लस PB नोट अक्स B। P बराबर PA नोट। अगर मैं इसको पहले लिख दूं तो यहां से क्या कॉमन आ गया, PB नोट इंटू अक्स B कॉमन आ गया। कहने का मतलब इस प्लस वाले को ऐसे लिख रहा हूं, इसको यहां लिख दिया तो यहां पे किससे गया ना, तो यहां से मैंने अक्स B कॉमन ले लिया तो क्या बचा, PB नोट माइनस PA नोट। यहां पर हमने क्या रखा था, अक्स A बराबर 1 माइनस अक्स B। सेम थिंग हम यहां पे अक्स B बराबर 1 माइनस अक्स A भी तो रख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया, P बराबर PA नोट प्लस अक्स B इंटू PB नोट माइनस PA नोट। थोड़ा सा हम इसके ग्राफिक निरूपण देखते हैं। यहां पे मैं अक्षर से उसके मोल भी ले रहा हूं, मोल फ्रैक्शन। इधर हमने दाब लिया है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मान लो यहां पे अक्स A बराबर 0 है। अक्स A बराबर मतलब घटक A है वो एब्सेंट है, इसका मतलब कौन प्रेजेंट है, केवल और केवल B। तो अक्स B बराबर कितना हो गया, 1 और अक्स A बराबर 0। अक्स A यहां पर अगर 1 है, यहां पे 0 तो यहां पे मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। तो अक्स B बराबर कितना हो गया, 0। अभी हमने देखा था P बराबर क्या होता है, PA नोट इनटू अक्स A। इसका मतलब PA प्रोपोर्शनल हो गया ना अक्स A। अगर दो भौतिक राशियां हो, फिजिकल क्वांटिटीज हो, तो एक दूसरे एक पावर पे समानुपाती हो, प्रोपोर्शनल हो, तो जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, हमेशा सरलरेखा होता है। इसका मतलब देखना अक्स A बराबर 0, समझने की बात को, अक्स A बराबर 0 मतलब इधर हमने मोल भी लिया है। हम अक्स A बराबर मिनिमम कितना रख सकते हैं, 0। तो अक्स B बराबर अपने आप कितना हो गया, 1। अगर मान लो अक्स A यहां पे 0 है मिनिमम वैल्यू, तो यहां मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये कितना हो गया, 0। अब देखना अक्स A बराबर 1 है, इसका मतलब यहां पे अक्स A बराबर 1 हो रहा है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, PA नोट की मैक्सिमम वैल्यू। हम ऐसा मान रहे हैं यहां पे घटक A है ना वो अधिक वाष्पशील प्रकृति का है, किससे, घटक B से। तो ऐसा मान रहे हैं घटक A है वो ज्यादा वाष्पशील प्रकृति का है घटक B से। मतलब घटक A का जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब बनने वाला है ना वो ज्यादा बनने वाला है, किससे, B से। हम मान रहे हैं इस बात को। सेम अक्स B बराबर 0, यहां से क्या आ गया, ये वाली जो रेखा है वो किसको बता रही है, PA बराबर
पी ए नोट इंटू अक्स ए, और ये वाली रेखा वो किसको बता रही है, पी बी बराबर पी बी नोट इंटू अक्स बी। तो विलियन का कुल दाब कितना हो गया, ये आ गया। ये क्या है, P बराबर पी ए प्लस पी बी। ग्राफ यूनिट राउंड का नियम पहली स्थिति कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन होती है वो होती है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउंड का नियम। कहने का मतलब जब विलयन में क्या प्रेजेंट हो, अवाष्पशील विलय प्रेजेंट हो। और हम जानते हैं अगर वो अवाष्पशील है मतलब वो पेपर पेज में उसके मॉलिक्यूल नहीं जाने वाले, तो उसका जो वाष्प दाब वो कितना आने वाला है, 0। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।